नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट एलएलबी कर रहे हैं, ठीक, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप लोग एलएलबी कर चुके हैं, एडवोकेसी लाइफ में है, तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, मैं आप लोग को आज बताऊँगा मेरे भाई, चार्ज, जिससे हम लोग कहते हैं चार्ज। ये सीआरपीसी का जो है एक सीआरपीसी जिसे हम लोग कहते हैं, जान रहे हैं आप लोग, जो 1973 में कानून आया, और उसी में एक जो है पार्ट है, एक जो है टॉपिक है जिसे हम लोग चार्ज कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं शुल्क, ठीक। इसके बारे में हम फुल डिटेल्स जानेंगे मेरे भाई, फुल हिंदी में जानेंगे, ठीक। और कहीं कहीं जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इंग्लिश भी आप लोग को समझा दूँगा। देखिए मेरे भाई, मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाता फिर भी मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं तब भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। क्योंकि फिर आगे चल करके आप अच्छे तरीके से जब समझ लेंगे तो आप लोग अपने आप जो है कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हो, लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आप लोग को एक एक पॉइंट करके जो है आपको समझ आएगा। फुल डिटेल्स वीडियो, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। इसका परिचय जान लीजिए। पहले नंबर जो है इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, जिस अपराध के लिए एक आरोपी पर आरोप लगाया गया है वह सीआरपीसी के तहत हर आरोप में बताया गया है। सही बात है ये। आरोप का लक्ष्य अभियुक्त को उस अपराध के बारे में सूचित करना है। सिंपल सा मतलब, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया जा रहा है, अभियुक्त को उन आरोपों के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ सीधे और निश्चित तरीके से लगाए हैं, ठीक। उसके खिलाफ जो है सूचित करना जो है बहुत ज़रूरी है। आपराधिक कानून में एक अंतर्निहित अवधारणा है जो यह प्रदान करती है पूरी तरह से कि अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के पूर्ण पदार्थ को जानने का अधिकार है, ठीक, उसे राइट है। धारा के अनुसार आरोप को किसी भी आरोप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया जाता है जब आरोप में एक से अधिक सिर होते हैं, मतलब एक से अधिक लोग होते हैं। सीआरपीसी के जो है सेक्शन नंबर जो है 2 क्लॉज बी में बुनियादी शब्दों में आरोप एक आरोप है पूरी तरह से। यह प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टता साक्ष्य के आधार पर एक मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा लगाया गया एक औपचारिक आरोप है पूरी तरह से, ठीक। किसके द्वारा मेरे भाई? मजिस्ट्रेट एंड जो है एक जो है अदालत के द्वारा लगाया गया, ठीक। एक आपराधिक आरोप एक सरकारी अधिकारी द्वारा लगाया गया है, एक औपचारिक आरोप है। ये सिंपल सा मतलब, ये सरकारी अधिकारी द्वारा, ठीक, चाहे वो मजिस्ट्रेट लगाए चाहे वो अदालत लगाए, ठीक। ये चीज़ें होती है। इसका परिचय आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए, ये चार्ज शब्द जो है कौन से अध्याय में दिया है? XVV2 है, मतलब 17 के धारा नंबर जो है 211 से लेकर के 224 तक पूरी तरह से अच्छे तरीके से दिया गया है और इसमें बताया गया है। मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, जो सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है मैं उस पर इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से फुल डिटेल्स में बताऊंगा, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग को सिर्फ वैसे ही बता दूंगा, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आरोपी के रूप में देखिए, आरोपों के रूप में पूरी तरह से जो है 211 से लेकर के 217 में पूरी तरह से जो इसे ख़त्म किया गया है। संयुक्त आरोपों को सीआरपीसी की धारा 218 से 224 में निपटाया गया पूरी तरह से। जब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जाता है तो आरोपों का योग शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक। जब एक से ज़्यादा लोग, मतलब एक मुकदमा मतलब किसी व्यक्ति पर चल रहा है फिर उस पर दोबारा जो है चलाया जाए, तब ये चीज़ होता है। आगे देखिए, अब 211 नंबर में क्या लिखा गया है? आरोपी की सामग्री का वर्णन करती है पूरी तरह से। जिस अपराध के लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया है उसे इस संहिता के तहत लाए गए हर आरोप में बताया जाना चाहिए पूरी तरह से। सही बात है। इसमें कहा गया है कि जब भी कोई अभियुक्त कोई अपराध करता है तो उस पर इस संहिता के तहत उस अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति होगा जो अपराध करेगा, जो भी अपराध करेगा पूरी तरह से, तो इस संहिता के तहत जो उस पर आरोप लगाया जाएगा, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा। सिंपल सा मतलब। दूसरा नंबर देखिए, इसमें यदि कानून जो अपराध को परिभाषित करता है उसे एक विशिष्ट नाम देता है तो आरोप केवल उस शब्द का उपयोग अपराध को चिन्हित करने के लिए
कर सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, अगर देखिए कानून जो अपराध पैदा करता है उसे एक विशिष्ट नाम नहीं देता है तो अपराध की परिभाषा का एक हिस्सा अभियुक्त को उसके खिलाफ आरोप के बारे में सूचित करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सही बात है। नंबर 4 देखिए, आरोप में कानून और कानून का हिस्सा शामिल होना चाहिए जिसके खिलाफ अपराध किया गया है। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, आपको पूरी तरह से मैं समझा करके इसमें मेहनत करके जो है इस तरीके से PDF तैयार किया हो तो आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। देखिए 5वां नंबर, तथ्य यह है कि एक आरोप दायर किया गया है एक घोषणा के बराबर है कि इस मामले में कथित अपराध बनाने के लिए कानून द्वारा आवश्यक हर कानूनी शर्त जो है पूरी की गई हो पूरी तरह से। ठीक, तभी अपराध माना जाएगा। अगला पॉइंट है देखिए, आरोप को जो है न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए। सही बात है। और अगला देखिए 7 नंबर, यदि अभियुक्त को पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था तो वह समान प्रकृति के बाद के अपराध के लिए बढ़ी हुई सज़ा पूरी जो बढ़ा हुआ सज़ा है या एक अलग प्रकार की सज़ा के अधीन होगा। हालांकि सज़ा को प्रभावित करने के उद्देश्य से पिछली दोष सिद्ध को साबित करना आवश्यक पूरी तरह से जिसे है पूरी तरह से। ठीक, जिसे न्यायालय बाद के अपराध के लिए प्रदान करने के लिए काम कर सकता है। पहले का जब चीज़ ख़त्म होगा तभी जो है बाद की जो है चीज़ें शुरुआत होगी, आपको पता होगा। देखिए अगला देखिए, इसमें जो है आगे दिया गया है, पिछली दोष सिद्धि की तथ्य तिथि और स्थान को आगे के आरोप में बताया जाना चाहिए। सज़ा जो न्यायालय पारित कर सकती है पूरी तरह से। अब इसमें सज़ा, सही बात है, जैसा आरोप होगा जैसा अपराध आप लोग किए होंगे उसी हिसाब से न्यायालय सज़ा देगी दोनों पक्षों को सुन करके। देखिए आगे देखिए, यहाँ मौजूद सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि पिछली सज़ा को CRPC की धारा 298 में निर्धारित प्रक्रिया से साबित किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें इस संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य प्रक्रिया में उस समय प्रभावी किसी भी कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य तरीके के अलावा एक पूर्व दोष सिद्ध या दोष मुक्त स्थापित की जा सकती है। ठीक, दोष सिद्ध या दोष मुक्ति के द्वारा स्थापित की जा सकती है, ये पॉइंट दिया गया है। केस ला इसमें देखिए मेरे भाई, केस है इसमें मोहन सिंह बनाम आप लोग का बिहार राज्य का ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेमस केस है। इसमें कहा गया है, यह अभी निर्धारित किया गया कि जिस आरोप में IPC की धारा 302 का कोई उल्लेख नहीं था लेकिन यह उल्लेख किया गया था कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या की थी पूरी तरह से, तो यह माना जाएगा कि आरोप की सभी सामग्री मौजूद थी और उल्लेख किया गया था कि धारा 211 की आवश्यकता जो है 2 CRPC का अनुपालन किया गया था। ठीक, ये पूरी तरह से मेरे भाई 302 का मामला पूरी तरह से मान लिया जाएगा, 211 भी इसी में माना जाएगा। 212 नंबर सेक्शन देखिए, इसके तहत क्या है, समय, व्यक्ति और तिथि के विवरण का वर्णन करता है पूरी तरह से। धारा 212 प्रसिद्ध अपराध, प्रतिबद्ध अपराध, आरोप और उसके विवरण जैसे दिनांक, समय, स्थान पर पूरी तरह से प्रकाश डालता है। इसमें अगला देखिए, विशिष्ट वस्तुओं या तिथियों का उल्लेख किए बिना और इस तरह के गठित आरोप को धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप माना जाएगा। सिंपल सा मतलब, उदाहरण देखिए, हत्या के मामले में हत्या की तारीख और समय विवरण जैसे अभियुक्त और मृतक का नाम, ये सब सारी चीज़ें, जैसे हत्या आज हुई और कल का तारीख डाल दिया जाए, ये सब सारी चीज़ें, और किस जगह पर हुई उस जगह को ही बदल दिया जाए, या कौन सा दिन था वो दिन को बदल दिया जाए, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया जाता है। केस ला इसमें देखिए आप लोग का जो है, शशिधर जो है कुर्रब बनाम आप लोग का भारत संघ का 1994 का मामला है। यह कहा गया कि किसी भी विवरण का मतलब अभियुक्तों के लिए कोई अवसर नहीं है जो सीधे तौर पर प्राकृतिक न्याय से इनकार का संकेत देता है। सही बात है, जब सीधे तौर पर जो है न्यायालय के विरुद्ध हो जा रहा है तो उस पर जो है कोई भी जो है प्राकृतिक न्याय नहीं काम करेगा। ठीक, आगे देखिए 213 नंबर जो है, अपराध का तरीका जानिए। जब मामले की प्रकृति ऐसी हो कि धारा 211 और 212 में दर्शाए गए विवरण अभियुक्त को उन आरोपों के पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं करते हैं जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया हो या लगाया गया है, तो आरोप में कथित अपराध के लिए विवरण भी शामिल होने चाहिए जो प्रदान करेगा वह उद्देश्य है पूरी तरह से। सही बात है, इसमें कहा गया है पूरी तरह से कि जो भी प्रकृति की जो 211 और 212 धारा में दर्शाया गया है उसे पूरी तरह सूचना के तौर पर प्रदान किया जाए। ठीक,
और उसमें पूरी तरह जो है छानबीन किया जाए कि जो है ये सही में अपराध है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए पर एक सार्वजनिक कार्यकर्ता बी को एक विशिष्ट समय और स्थान पर अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाने से रोकने का आरोप है। आरोप में विस्तार होना चाहिए कि ए ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने की बी की क्षमता में कैसे हस्तक्षेप किया है, ये साबित होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गई। जब साबित नहीं होगा तब कैसे पता चलेगा कि कौन सा आरोप, मतलब कौन सा अपराध किया। जब मैंने अपराध किया तो और मेरे प्रति जब साबित नहीं होगा, भले से ही मैंने अपराध किया, लेकिन न्यायालय में नहीं साबित होगा तो नहीं माना जाएगा। यही चीज़ इसमें कह रहा हूँ। धारा 214 देखिए आप लोग को, इसमें कहा गया कानून के अर्थ में लिया गया शब्द जिसके तहत अपराध दंडनीय है। एक आरोप में एक अपराध का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को कानून द्वारा उन्हें सौंपे गए संदर्भ में उपयोग किया गया माना जाता है पूरी तरह से, जिसके तहत अपराध को दंडित किया जाता है। जब अपराध पूरी तरह फाइंड हो जाएगा तो आपको जो है उसमें जो है सज़ा मिलेगा ही, पनिशमेंट मिलेगा ही। धारा 215 देखिए, त्रुटियों का प्रभाव दिया गया है। इसमें आप लोग जो भी गलती, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें जो है ये इफेक्ट डालेगा। सही बात है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या कुछ चीज़ें हो रही है, आप उसमें जो है त्रुटि डालेंगे, उसमें जो है बाधा बनेंगे, तो उसमें ना कुछ से कुछ तो उसमें जो है घाटा होगा ही। वास्तव में ये मतलब पूरी तरह जो है चूक उसमें हो ही जाएगा। ये चीज़ें इसमें कही गई। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे 20 जनवरी 1882 को एक हैदर बख्श और खोड़ा बख्श की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने 21 जनवरी 1882 को हत्या के लिए उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। पूरी तरह से उसे हत्या के लिए, गिरफ्तार के लिए और खोड़ा बख्श की हत्या के लिए कोशिश की गई थी। जब उस पर हैदर बख्श की हत्या का आरोप लगाया गया था, उसके बचाव में गवाही देने वाले गवाह हैदर बख्श अब मामले के गवाह थे। इससे अदालत में मुकदमा चल सकता है। विश्वास है कि ए को धोखा दिया गया था और त्रुटि जो है महत्वपूर्ण थी पूरी तरह यहाँ पर। ठीक, 216 देखिए, कोर्ट चार्ज में बदलाव कर सकती है, ये जानिए। कोर्ट के ऊपर है भाई, कोर्ट बदलाव भी कर सकती है कि नहीं। देखिए पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट है, निर्णय देने से पहले किसी भी समय किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी शुल्क को बदला या जोड़ा जा सकता है। सही बात, जब तक निर्णय नहीं आएगा जब तक आप बदल सकते हैं, जब तक उसमें जोड़ भी सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, और देखिए दूसरा पॉइंट, हर बदलाव और जोड़ को आरोपी को पढ़ना और समझाना पूरी तरह चाहिए। जो आरोपी है उसे जो है कोई भी बदलाव करे तो उस पर जो है पूरी तरह से उस पर डिटेल बताए, उसे समझाए कि वास्तव में क्या चीज़ बदल गया, क्या नहीं है, क्या जोड़ा गया इसमें। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी आरोप में कोई परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि मुकदमे की कार्यवाही तुरंत अभियुक्त को उसके बचाव में या मामले के संचालन में अभियोजक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है, तो न्यायालय अपने विवेक से परीक्षण के साथ आगे बढ़ जाता है या बढ़ सकता है। देखिए, जब कोई भी जो मुकदमे में जब कोई सुनवाई होगा, कुछ नहीं होगा इधर से उधर या कोई चीज़ गलत या सही होगा, तब न्यायालय अपने माइंड का जो उसके पास जो है वो राइट्स है कि न्यायालय अपने विवेक के जो है प्रयोग करके जो है उसमें न्याय दे सकता है। कि जैसे कि जो है परिवर्तित या जोड़ा या शुल्क परिवर्तन या परिवर्धन का मूल या मूल शुल्क था, ये सब सारी चीज़ें। ऐसे ही चौथा पॉइंट इसमें, यदि किसी आरोप में कोई परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा कोई, ये तो मैं बता ही दिया मेरे भाई। 5वां नंबर देखिए, यदि वर्णित अपराध संशोधित है या अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है जिसके लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो मामले को तब तक निपटाया नहीं जाएगा जब तक कि मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती है। सही बात, जब तक मामला नहीं निपटाया जाएगा, जब तक कि पूरी तरह से मंजूरी जो है प्राप्त ना हो जाए, जब तक जो उस पर फुल डिसीजन ना आ जाए, तब तक मामला नहीं खत्म होगा। ठीक है, या समान परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही पर्याप्त नहीं हो जाती है, जैसा कि परिवर्तित या अतिरिक्त शुल्क होते हैं। ठीक, जैसा कि ये है कि अतिरिक्त जो शुल्क लगता है या परिवर्तित करने पर जब शुल्क लगता है वो चीज़ ना दिया गया हो, तब ये कहा गया। 217 में कह रहा है चार्ज बदलने का गवाह को वापस बुलाना पूरी तरह से। इसमें क्या है, जब चार्ज उसमें बदलाव कुछ हो जाएगा, अदालत बदलाव कर देगी, तो फिर इसके बाद गवाह को वहाँ उपस्थित करवाया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे मूवी में, वही चीज़ इसमें कहा गया। 218 में कह रहा है अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग शुल्क होना चाहिए। सही बात है, इसमें जान लीजिए आप लोग, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पहला नंबर देखिए,
प्रत्येक का द्वितीय अपराध के लिए एक अलग आरोप होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है और प्रत्येक आरोपियों को अलग अलग आजमाया जाएगा पूरी तरह से। ठीक, इसमें कुछ है देखिए तथापि यदि अभियुक्त जो है व्यक्ति सभी आरोपों के एक साथ सुनवाई के लिए लिखित में अनुरोध करता है और मजिस्ट्रेट का मानना है कि आरोपी व्यक्ति के साथ जो है पक्षपात नहीं किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ लगाए गए सभी या कितने भी आरोपों को एक साथ पूरी तरह से सुनवाई कर सकता है। जब मजिस्ट्रेट को लग जाएगा तो वो मजिस्ट्रेट जो है एक साथ या अलग अलग करके भी सुनवाई कर सकता है, या वो पूरे जो है मामले को जितने भी लगेंगे आपके ऊपर, जितने भी सेक्शन, जितने भी धारा है, तो पूरी तरह से अच्छे तरीके से जो है पूरा एक ही बार में निपटा सकता है। मजिस्ट्रेट को ये पावर है। उक्त की धारा उपधारा 2 के अनुसार उपयुक्त प्रावधानों को सीआरपीसी की धारा 219 और 220 221 और 223 के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए इसमें मामला 1 कानून रणछोड़ लाल बनाम आप लोग का मध्य प्रदेश AIR 1965 का जो है 80/1900 सुप्रीम कोर्ट जो है 1248 जो कि राज्य है, जानिए इसमें कहा गया। इस मामले में कहा गया था कि जो है न्यायालय का विवेक था कि वह सीआरपीसी की 1973 की धारा 219, 20 और 23 को लागू करे या धारा 218 का सहारा ले। इसमें ये चीज़ कहा गया था इस केस में। बहुत अच्छा केस है। और देखिए केसला इंद्रमणि प्रधान व अन्य बनाम चंद्रा सेवा, ये 1956 का मामला है, 191 1956, और इसका जो है CRLJ है 1248। ठीक, मौजूदा मामले में यह कहा गया था कि धारा 218 के क्लॉज 2 में सम्मन मामलों पर भी लागू होती है। हालांकि सम्मन मामले में लिखित रूप में आरोप लगाना जो है आवश्यक नहीं है पूरी तरह से। ठीक, जब सम्मन मामला रहेगा तो वहाँ लिखित आरोप नहीं लगा सकते आप। 219 देखिए, 1 साल के भीतर जो है एक ही तरह के 3 अपराधों पर एक साथ चार्ज लगाया जा सकता है, ये कहा गया है। मतलब 1 साल के भीतर अगर एक ही तरह के 3 अपराध हो रहे हैं तो 3 अपराधों के बीच में जो वहाँ चार्ज लगाया जा सकता है, ये राइट्स है आप लोग के सेक्शन नंबर 219 में। ठीक, यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केस ला देखिए अब्दुल मजीद बनाम आप लोग का सम्राट 1906 का है। AIR देखिए 33 जो है कैल किया गया 1256। ये कहा गया है कि CRPC की धारा 219 एक ही अभियुक्त के मामले में लागू होती है और जहाँ कई व्यक्तियों पर जो है संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है वहाँ यह जो है लागू नहीं होती है पूरी तरह से। जहाँ पर जो है समूह रूप से अगर मुकदमा चलता है तो वहाँ पर नहीं लागू होगा, जहाँ पर नहीं चलता वहाँ पर लागू होगा। ठीक, CRPC के सेक्शन 220 देखिए 1 से अधिक अपराध के लिए निशान है मेरे भाई। इसमें बताया गया कि अगर 1 से ज़्यादा अगर आप अपराध करें तो एक निशान चीज़ें बन जाती है, एक जो है चिन्ह, एक कुछ चीज़ें बन जाती है। ठीक, देखिए जब किसी व्यक्ति द्वारा 212 की उपधारा 2 के जो है धारा 219 की उपधारा A में परिभाषित विश्वास के आपराधिक उल्लंघन या संपत्ति के बेईमानी से एक या एक से अधिक अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो उस पर एक या एक से अधिक जो है मिथ्याकरण के अपराध करने का भी आरोप लगाया जाता है। ठीक, दोनों एक साथ लगेंगे। अगर आरोप लगाया जाता है तो मिथ्याकरण का भी आरोप वहाँ लगेगा। ठीक, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया, इसमें कोई चीज़ नहीं है बताने लायक, आपको पहले ही बता दिया था मेरे भाई। अगला इसमें केस ला देखिए बबूला शैलेंद्र नाथ बनाम आप लोग का राजा सम्राट 1938 का। ये माना गया है कि जो प्रिवी काउंसिल ने माना कि समय की पहचान या यह निर्धारित करने में एक आवश्यक तत्व नहीं है कि कुछ घटनाएं CRPC की धारा 220 के अर्थ के भीतर एक ही लेन देन का निर्माण करती है या नहीं करती है, इसमें बताया गया। ठीक, 221 देखिए जहाँ एक संदिग्ध है कि यह अपराध बनाया गया है पूरी तरह से, इसमें जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ अपराध होगा या नहीं होगा उसी हिसाब से इसमें बताया गया, तो आप लोग को पता ही हो जाएगा। केसला इसमें देखिए आप लोग का है समनाहा हेब एम मुल्तानी बनाम आप लोग का कर्नाटक राज्य AIR 2001 का जो सुप्रीम कोर्ट 1921। ये कहा गया था कि जब एक अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया था और आरोप से बरी कर दिया गया था पूरी तरह से, तो उसे वैकल्पिक आरोपों के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जब अभियुक्त को वैकल्पिक जो है परिवर्तन के लिए जो है अपने बचाव में प्रवेश करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है था पूरी तरह से। 222 देखिए जब अपराध साबित हो जाए तो आरोपित अपराध में शामिल है। जब किसी व्यक्ति पर जो है कई ब्यूरो सहित पूरी तरह से अपराध जब शामिल हो जाए कि अपराध हमने किया है, पूरी तरह से उन्होंने किया है, तो जो पूरी तरह से जो है आरोपित पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएगा। ये चीज़ इसमें कही है।
देखिए समन मामले की सुनवाई एंड दंडनीय, ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग लास्ट में देखेंगे। तो इतना आप लोग को चीज़ें पता चल के 222 तक आप लोग देख लिए मेरे भाई। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप है कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, जानकारी यहाँ से मिली होगी ज़रूर मेरे भाई। ठीक, ये नीचे है मेरे भाई, दूसरा ये चैप्टर है और दूसरा ये टॉपिक है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए इसका जो है, ये जो है पर जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 407 के तहत एक वाहक के रूप में उसे सौंपे गए माल के संबंध में आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जो है पूरी तरह से जो है उस संहिता की धारा 406 के तहत जो है संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात किया है। हालांकि यह उसे एक वाहक के रूप में नहीं सौंपा गया था, उसे कथित पूरी तरह पता है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें इसमें कही गई है। तो चार्ज के बारे में आपको पता चल गया होगा, आपको जानकारी मिल चुकी होगी, आई होप है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट करके पढ़ दिया और उसके बीच में समझा भी दिया जहाँ समझाने लायक था। ठीक, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट आप लोग जो है 7985535951 पर एक बार क्लिक करके मैसेज करके बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और एक लोगों के बीच में शेयर करिएगा वीडियो को मेरे भाई। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।